सबसे पहले बात करें कोहरे के रूप। तो कोहरे के जो रूप की बात होती तो तीन प्रकार का कोहरा होता है। एक विकिरण कोहरा, विकिरण कोहरा। दूसरा है अभिवहन कोहरा। इसे कहते हैं एडवेक्शन फॉग। और तीसरा है वाताग्र कोहरा। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं रेडिएशन फॉग। इसे कहते हैं एडवेक्शन फॉग। इसे कहते हैं फ्रंटल फॉग। ध्यान देने इस बात को, ये रेडिएशन फॉग, ये आपका एडवेक्शन फॉग, ये आपका फ्रंटल फॉग, वाताग्र कोहरा। तीन तरह के कोहरों की बात की जाती है, रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग और फ्रंटल फॉग। ये रेडिएशन फॉग क्या होता है? कल की क्लास में बात कर चुके थे फॉग के लिए शर्त क्या जरूरी है। रेडिएशन फॉग का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है, ताप का, तो धरातल के पास की ताप गिरने लगती है। जैसे हमेशा ध्यान दो इस बात को, रेडिएशन फॉग की यदि बात करें, ये आपका स्थलीय भाग है। ये भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन हो रहा है, और जब ताप का उत्सर्जन होगा तो धरातल के पास की वायु का ताप क्या होगा, गिरेगा। जैसे यह आपका भौमिक विकिरण है, और भौमिक विकिरण के रूप में क्या होता है, ताप का उत्सर्जन होता है। देखो आप, ये पृथ्वी, ये स्थलीय भाग भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करेगा, और जब उत्सर्जन होगा तो यहां की ताप गिरती जाएगी। जब यहां की ताप गिरेगी तो यहां क्या बनेगा, फॉग बनेगा, रेडिएशन फॉग। ये जो रेडिएशन फॉग है, ये स्थल पर बनता है। इसका मतलब ये यह स्थल पर बनता है, और शीत ऋतु में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। ऋतु में इस कोहरे की सघनता ज्यादा होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। यह समानता स्थल पर बनता है। शीत ऋतु में क्या होगा, इस कोहरे की सघनता ज्यादा होती है। हम भारत की बात करें, जैसे यदि इंडिया की बात की जाए, तो नॉर्थ इंडिया में, ये जो इंडिया है नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में विकिरण कोहरे का विकिरण कोहरे का निर्माण होता है, जबकि साउथ इंडिया में कोहरा बनता ही नहीं। हम लोग कल की क्लास की बात कर चुके हैं कि इंडिया में जो लद्दाख है वहां कोहरे का निर्माण नहीं होता, लेकिन मध्य भारत में, नॉर्थ इंडिया में कोहरे का निर्माण होता है। साउथ इंडिया में कोहरे का निर्माण होता ही नहीं। ये बातें कल हम लोग कर चुके थे। ये रेडिएशन फॉग, आपने देखा होगा कि जाड़े के मौसम में दिल्ली में जो कोहरा बनता है वह रेडिएशन फॉग है। लेकिन कोहरे की जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा कब होगी,
जब एक दिन पहले वर्षा हो जाए, हमेशा इसका अर्थ ये कि जाड़े के मौसम में वर्षा हो जाए, तत्पश्चात आसमान साफ हो जाए, तो विकिरण कोहरे की सघनता बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिए इस बात को। जब ठंड के मौसम में क्या होता है, वर्षा हो जाती है और आसमान साफ हो जाए, तो विकिरण कोहरे की, रेडिएशन फॉग की सघनता बढ़ जाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि वायु में अतिरिक्त जलवाष्प के मिल जाने से सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब वर्षा होगी तो वायुमंडल में या वायु में अतिरिक्त जलवाष्प की आपूर्ति हो जाएगी, और जब अतिरिक्त जलवाष्प की आपूर्ति हो गई तो स्वाभाविक है सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, और सापेक्षिक आर्द्रता के बढ़ने से जो रेडिएशन फॉग है, विकिरण कोहरा है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न, इसके साथ साथ यदि हम कोहरे की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, बात करें। दूसरा है अभिवहन कोहरा, एडवेक्शन फॉग कहते हैं इसे। कोहरा एडवेक्शन फॉग कहते हैं। यह समानता देखा जाए, इसके पीछे रीजन क्या है? हमेशा जब आर्द्र एवं उष्ण वायु हमेशा ठंडे प्रदेशों मतलब क्षेत्र में पहुंचती है, तो इस कोहरे का निर्माण होता है। जब आर्द्र उष्ण वायु ठंडे प्रदेशों या क्षेत्रों में पहुंचती है तो इस कोहरे का निर्माण होता है। हमेशा ध्यान दो, शीत मौसम में क्या होगा? इस कोहरे का निर्माण स्थलीय भाग पर, और गर्मी के मौसम में क्या होता है? इस कोहरे का निर्माण समुद्र के ऊपर। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो एडवेक्शन फॉग है, एडवेक्शन फॉग देखो आप, आर्द्र एवं उष्ण वायु ठंडे प्रदेशों या क्षेत्रों में पहुंचती है तो इस कोहरे का निर्माण होता है। शीत मौसम में इस कोहरे का निर्माण स्थलीय भाग पर होता है, जबकि गर्मी के मौसम में इस कोहरे का निर्माण जलीय भाग के ऊपर होता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये कोहरा है। अब सोचो आप, जब हम इस कोहरे की बात करते हैं, जब हम इस कोहरे की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। चीज मान लिया जाए ये कोई स्थलीय भाग है,
पूरी बात ध्यान देना, स्थली भाग है, ये समुद्र है। ये समुद्र है। अब सोचो जरा आप, शीत मौसम में क्या होगा? राइन क्या है? आर्द्र उष्ण वायु ठंडे प्रदेशों में पहुंचती है। आप सोचो शीत के मौसम में क्या होगा? स्थली भाग ठंडा होगा, जलीय भाग कम ठंडा होगा, मतलब जलीय भाग स्थली भाग की अपेक्षा गर्म होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि स्थली भाग जल्दी ठंडा होता है, जलीय भाग देर में ठंडा होता है। आप सोचो जरा, ये आपका क्या है? स्थली भाग है। और शीत मौसम में, मतलब जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में हम बात करें, ये समुद्र से जो हवा, ये उष्ण आर्द्र वायु है। हमेशा शीत मौसम में क्या होगा? उष्ण एवं आर्द्र वायु। आर्द्र वायु की बात है कि उसमें जलवाष्प होगी। जब ये हवाएं स्थल की ओर जाती हैं, स्थल की ओर जाती हैं, तो स्थली भाग अत्यधिक ठंडा है। तुरंत इन हवाओं में जो जलवाष्प है वो सीधे जल की बूंदों में कन्वर्ट होकर हवा में तैरना शुरू कर देगा। अब क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? इस तटीय क्षेत्रों में कोहरे का निर्माण होगा। हमेशा जानते इस बात को। लेकिन गर्मी के मौसम में स्थिति एकदम अलग होगी। गर्मी के मौसम में क्या होगा? इस मैप में देखो, यदि गर्मी के मौसम की हम बात करें, यह स्थली भाग है, यह गर्मी के मौसम में। आप ध्यान से सुने इस बात को। होता क्या, गर्मी के मौसम में स्थली भाग जल्दी गर्म होगा, जलीय भाग देर में गर्म होगा। तो जो समुद्री भाग है यह ठंडा होगा, स्थली भाग है यह गर्म होगा। अब क्या होगा? यहां पे क्या होगी? उष्ण एवं आर्द्र वायु होगी। ये उष्ण एवं आर्द्र वायु स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। जब स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी तो ये जो बेल्ट है आपका, ये जो बेल्ट है, ठीक समुद्र के ऊपर क्या होगा? अभिवहन कोहरे का निर्माण। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। यह शीत मौसम है, यह स्थली भाग है, यह जलीय भाग है। शीत ठंड के मौसम में स्थली भाग जल्दी ठंडा होगा, जलीय भाग देर में ठंडा होता है। अब सोचो, यह समुद्र के ऊपर उष्ण एवं आर्द्र वायु होगी। ये वायु जब स्थली भाग में प्रवेश करती है, देखो ये वायु जब स्थली भाग में प्रवेश करती है तो यहां का ताप बहुत कम है, इसका जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाता है, इसलिए स्थली भाग पर कोहरे का निर्माण होता है। लेकिन गर्मी के मौसम में स्थिति चेंज हो जाएगी। स्थली भाग जल्दी गर्म होगा, जलीय भाग देर में गर्म होगा। यहां उष्ण आर्द्र वायु होगी। समुद्र के ऊपर क्या होगा? हमेशा ये ठंडा प्रदेश होगा। उष्ण आर्द्र वायु समुद्र के ऊपर प्रवाहित होगी। स्वाभाविक है, कोहरे का निर्माण समुद्र के ऊपर होगा। इसका मतलब यही है, ठंड के मौसम में अभिवहन कोहरे का निर्माण स्थली भाग पर होता है, और गर्मी के मौसम में अभिवहन कोहरे का निर्माण समुद्र के ऊपर होता है। एक चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि स्थली भाग पर, समुद्र के पास स्थली भाग पर कोहरे का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब शीत मौसम है। और यदि जलीय भाग पर कोहरे का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यही है कि गर्मी का मौसम है। आप सोचो, कई बार आपने देखा होगा कि कोई जलीय भाग है, हमेशा आपने कभी ये देखा होगा कि जलीय भाग के ऊपर लगता धुआं उठ रहा है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जलीय भाग के ऊपर धुआं उड़ता है। अब सोचो उसके पीछे रीजन क्या है? ये जलीय भाग है। हमेशा ध्यान दो इस बात को,
ये जो जली भाग है, यहां जो है ठंडे प्रदेशों की बात करें हम लोग, शीत मौसम में यहां होता क्या है, ये जो हवा है, हवा की बात करें हम लोग, ये हवा है उष्ण एवं आर्द्र वायु। ये आर्द्र वायु है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये एक उष्ण एवं आर्द्र वायु है, ये जली भाग है। अस्थिर भाग जैसे मैंने कहा शीत मौसम में, मतलब ठंड के मौसम में। मौसम में होगा क्या, मौसम में ये जो भाग है उष्ण एवं आर्द्र वायु है। आप सोचो होगा क्या आपसे, ये अस्थली भाग है, ये पूरा आपका अस्थली भाग है, अस्थली भाग। ये भी आपका अस्थली भाग है। ये भी आपका अस्थली भाग है। अब ध्यान देना इस बात को, यह अस्थली भाग है। होगा क्या, ठंडी हवा समुद्र से इस जली भाग की ओर चलेगी। सोचो ठंडी हवा क्या होगी, ठंडी हवा जब ये जली भाग की ओर चलेगी तो एक चीज ध्यान दें इस बात को, ये ठंडी हवा है, नीचे जो है उष्ण आर्द्र वायु है। ये क्या होगा, इसके संपर्क में आने के बाद ये क्या हो जाएगी, ठंडी होगी। और जब ये ठंडी होगी तो इन हवाओं में जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाएगा। और जब संघनित हो जाएगा तो होगा क्या, ये सीधे ये कोहरा ऊपर उठना शुरू कर देगा। अब स्थिति ये हो जाएगी, इसको इस तरह समझो आप, स्थिति ये हो जाएगी। सोचो आप, ये ठंडी हवा पहुंच रही है, हवा पहुंच रही है, तो अब होगा क्या, नीचे जो उष्ण एवं आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु उसमें तो जलवाष्प है। ये जलवाष्प क्या होगा, संघनित होगा। और जब संघनित होगा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देगा। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। अब जब ये ऊपर उठता है तो धुएं की तरह, धुआं जैसे ऊपर उठता प्रतीत होता है। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। देखो मैंने क्या कहा, यह जली भाग है। शीत मौसम, ठंड के मौसम में क्या होगा, यह अस्थली भाग है। जली भाग कम ठंडा होगा, अस्थली भाग ज्यादा ठंडा होगा। तो जली भाग के ऊपर उष्ण एवं आर्द्र वायु होगी। आर्द्र वायु, और आर्द्र वायु में जलवाष्प होता है। जब स्थल से ठंडी हवा, ध्यान दो, जब स्थल से ठंडी हवा जली भाग के ऊपर, जली हम भाग की बात करें, जब ठंडी हवा जली भाग के ऊपर प्रवाहित होती है तो ठंडी हवाओं के संपर्क में आकर ये जो आर्द्र हवा है ये ठंडी हो जाती है। ठंडी होगी तो उसमें जो जलवाष्प है जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा और कोहरे का निर्माण हो जाएगा। अब सोचो, ये जो है आपका ये पूरा कोहरा है, ये पूरा क्या है, कोहरा है। अब ये लगता है कि ऊपर उठ रहा है, जो ऊपर उठता हुआ दिखता है धुएं की तरह। कभी आप चले जाओ, जाड़े के मौसम जब जाओगे तो कोई तालाब है मान लो या नदी है, तो देखा होगा जाड़े के मौसम में सुबह सुबह लगता है, सूर्योदय नहीं हुआ तो लगता है कि ऊपर भाप उठ रहा है, धुआं उठ रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि जब उष्ण आर्द्र वायु के ऊपर जब ठंडी हवा प्रवाहित होती है, हमेशा यह स्थिति कहां होगी, जो जली क्षेत्र है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जिसको कहते हैं वाष्पीय धुआं, इसको कहते हैं वाष्पीय धुआं, वेपर स्मोक कहा जाता है इसे। ये
कई बार ऐसा होता है, ये सब के सब एडवेशन फॉग के विविध रूप हैं। अब देखो आप, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये कोई पर्वत है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। होता क्या है, ये एक उष्ण एवं आर्द्र वायु की बात करें, ये हवा ऊपर चढ़ती है, ये हवा ऊपर चढ़ती है। सोचो आप, जब ऊपर चढ़ेगी तो होगा क्या? जब वह ऊपर चढ़ेगी, ऊपर का ताप कम है। हमेशा जब हवा पर्वतों के सारे ऊपर चढ़ती है तो ऊपर का ताप तो कम है। जब ऊपर का ताप कम है तो इन हवाओं में आर्द्र वायु है, इन हवाओं में जलवाष्प है। ये जलवाष्प क्या होगा, वो संघनित हो जाएगा, और जब संघनित हो जाएगा तो स्वाभाविक है ये पूरा क्या होगा, घाटियों में कोहरा बन जाएगा। तो हमेशा जान दो, ये जो पर्वत घाटी है, दो पर्वतों के बीच का जो भाग है उसे घाटी कहते हैं। जैसे ये घाटी है, हमेशा जान दो। कई बार ऐसा क्या होता है, इसको कहते हैं पर्वतीय कोहरा। ये जो पर्वतीय कोहरे का निर्माण हुआ, यह भी एडवेक्शन फॉग, अभिमान कोहरे का एक रूप ही है। तो पूरी बात ध्यान दो, जब उष्ण एवं आर्द्र वायु, जब पर्वतों के सारे, ध्यान दो, गर्म एवं आर्द्र हमने क्या कहा था, जब उष्ण एवं आर्द्र वायु किसी ठंडे प्रदेशों के संपर्क में आता है तो उस आर्द्र वायु में जो जलवाष्प है वह संघनित हो जाता है। अब सोचो, ये जो उष्ण एवं आर्द्र वायु है, जब ये ऊपर उठती है तो स्वाभाविक है ऊपर तापमान कम है, तापमान कम है तो इसमें जो जलवाष्प है वो क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, और इन घाटियों में क्या होगा, कोहरे का निर्माण होगा। हमेशा जान दो, इसका अर्थ ये है कि घाटियों में जो कोहरा बनता है वो विकिरण कोहरे का रूप नहीं है, बल्कि अभिमान कोहरे का रूप है ये। आप सोचो, इस आर्द्र वायु में जलवाष्प जितना ज्यादा होगा, इन घाटियों में कोहरे की सघनता उतनी ही ज्यादा होगी। अब सोचो जाए, इसे कई बार कहते हैं ये सब के सब अभिमान कोहरे का रूप है। अब एक प्रश्न, सबसे बड़ी चीज, ध्यान से सुनो इस बात को। अब वाताग्र कोहरा, वाताग्र कोहरा वही बनेगा जहां वाताग्र हो। इस कोहरे का निर्माण वाताग्र के पास होता है। हमेशा यह स्थल एवं समुद्र दोनों पर बनता है, क्योंकि वाताग्र का निर्माण स्थल एवं समुद्र दोनों पर होता है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। हम वाताग्र कोहरे की बात करें, इस कोहरे का जो निर्माण है वाताग्र के पास होता है। यह कोहरा स्थल और समुद्र दोनों पर बनता है, क्योंकि वाताग्र का निर्माण स्थल और समुद्र दोनों पर होता है। जैसे, पूरी बात ध्यान दे रहे इस बात को। होता क्या है कि ये शीत हवा है, शीत वायु राशि है। अब देखो, ये उष्ण वायु राशि है।
इन दोनों के बीच एक वाताग्र बनता है। ये शायद बातें हम लोग कर चुके हैं। ये शीत वायु राशि है, ये उष्ण वायु राशि है। शीत वायु राशि के संपर्क में जब उष्ण वायु राशि आती है तो इनमें आर्द्रता है। ये आर्द्रता ठंडी हवा के संपर्क में आने पर इसकी जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाता है और यहां क्या होगा, कोहरे का निर्माण होगा। इसे देखा जाता है कि जहां ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं वहां कोहरे का क्या होता है, निर्माण होता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। यदि हम कोहरे की बात करें तो जहां वाताग्र बनेगा वहां इस कोहरे का निर्माण होगा। और वाताग्र स्थल और समुद्र दोनों पर बनता है, इसलिए इस कोहरे का निर्माण स्थल और समुद्र कहीं भी हो सकता है। अब सोचो, जैसे कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि मान लिया जाए ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों प्रवाहित हों। पूरी बात ध्यान दो। जैसे मान लिया जाए ये ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। इसको आप इस तरह समझो, आप रुक जाओ, आप एक सेकेंड, इसको इस तरह बनाओ आप। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक तो आपका गर्म जलधारा है और दूसरा जो आपका ठंडी जलधारा है। इसके ऊपर जो होगी, इसके ऊपर जो हवा होगी, जो हवा होगी वो गर्म होगी। गर्म एवं आर्द्र हवा। इसके ऊपर जो हवा होगी, हवा होगी वो ठंडी हवा होगी। आप सोचो, जब ये गर्म आर्द्र हवा है, ये ठंडी हवा है। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर बह रही है? ठंडी जलधारा के ऊपर। जब इन दोनों का आपस में मिलन होता है, देखो आप, जब इन दोनों का आपस में मिलन होता है, मिलन जब होगा इन दोनों का आपस में मिलन, तो होता क्या है, ये कंडीशन इस तरह हो जाती है। ये आपका फर्स्ट स्टेज। सेकंड जो स्टेज होगा, देखो सेकंड जो स्टेज होगा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, यह आपकी ठंडी हवा होगी। और इसके ऊपर क्या होगा? गर्म एवं आर्द्र हवा होगी। पूरी बात ध्यान देना। ये फर्स्ट स्टेज है, ये आपका सेकंड स्टेज है। ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा के ऊपर गर्म एवं आर्द्र हवा, ठंडी जलधारा के ऊपर ठंडी हवा है। ये फर्स्ट स्टेज है। दोनों का मिलन होगा। अब सोचो, जब दोनों का मिलन होगा तो ये ठंडी हवा इस तरह आ गई, इसके ऊपर गर्म हवा चढ़ गई। अब ठंडी हवा के संपर्क में आकर ये जो आर्द्र हवा है वो ठंडी होगी। और जब ठंडी होगी तो स्वाभाविक है यहां क्या बनेगा? यहां कोहरे का निर्माण होगा। निर्माण होगा। इसका अर्थ यह है, जहां गर्म और ठंडी जलधारा बनती है, इसका अर्थ यह है जहां गर्म एवं ठंडी जलधारा आपस में मिलती है,
वहां कोहरे का निर्माण होता है। हमेशा ध्यान दो, जहां गर्म और ठंडी जलर आपस में मिलती है वहां कोहरे का निर्माण होगा। जैसे एक हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि एक मैप की बात करें हम लोग, मैप, जैसे एक बात को मैं मैप से समझाना चाहता हूं आपको, इसे मैं मिटा देता हूं मैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। देखो आप, अब मैं एक मैप बनाता हूं पूरी दुनिया का। ये इक्वेटर है, 0 अक्षांश रेखा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यह आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका एग्जैक्ट में बना नहीं पा रहा हूं, पर घबराना नहीं है इसको। यह अफ्रीका महाद्वीप है। यह आपका यूरोप की बात करें, आप चले जाओ एकदम, ये यूरेशिया है। यूरोप प्लस एशिया, ये प्रशांत महासागर है। ये भी प्रशांत महासागर है। ये आपका अटलांटिक महासागर है। और ये आपका हिंद महासागर है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को, ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा, ये है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। ये आपका गल्फ स्ट्रीम है। ये आपका लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, ये लेब्राडोर की ठंडी धारा। ये आपका क्या है, ओयासियो और क्यूरोसियो। क्यूरोसियो की गर्म जलधारा, यह आपका आयोसियो, ओयासियो की, इसे भी रटना नहीं है, मैं एक एक चीज बताऊंगा। यह आपका बेंगुएला की ठंडी जलधारा, बेंगुएला, अब इस मैप में देखो आप एक बार, मैंने ये कहा जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं तो वहां कोहरे का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। अब इसे बना लो आप।
और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हर एक चीज का मैप बनाओ। ये देव मैं मैप सही तरीके से बना नहीं पाता हूं मैं, क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो आप, ये देखो, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, दोनों का मिलन यहां होगा। जहां मिलन होगा यहां कोहरे का क्या होगा? निर्माण होगा। तो घना कोहरा यहां बनेगा कि गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ये जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, दोनों का मिलन कहां होता है? देखो, कनाडा के एक द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, आगे मैं बताऊंगा इसको। यहां मिलन होता है, यहां कोहरे का निर्माण होगा। क्यूरिसियो की गर्म जलधारा, ओयासियो की ठंडी जलधारा, दोनों का मिलन जापान के हांसुई द्वीप के पास होता है। अतः यहां घने कोहरे का निर्माण होगा। फॉग, कोहरे की डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जहां जहां ठंडी जलधारा है वहां भी कोहरे का निर्माण होगा। ध्यान दो, ये ठंडी जलधारा है, यहां कोहरे का निर्माण होगा। पेरू की ठंडी जलधारा है, यहां कोहरे का निर्माण होगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, यहां कोहरे का निर्माण होगा। हमेशा ध्यान दो, किनारे की ठंडी जलधारा, यहां कोहरे का निर्माण होगा। इसका अर्थ यही है कि जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है वहां कोहरे का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये महाद्वीप है, ध्यान देना, महाद्वीप के पश्चिमी तट और महासागर का पूर्वी तट, जैसे मैंने कहा ये अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर का ईस्ट भाग है, ये वेस्ट भाग है, ये नॉर्थ भाग है, ये साउथ भाग है, ये ईस्ट भाग है। ध्यान दो, और ये जो है महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो महाद्वीप का पश्चिमी भाग और महासागर का पूर्वी भाग दोनों एक होते हैं। और महासागर के पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा। और जहां जहां ठंडी जलधारा होगी वहां कोहरे का क्या होगा? निर्माण होगा। तो एक चीज ध्यान दो इस बात को, जैसे मैंने कहा, ये देखो, ये वेनेजुएला की ठंडी जलधारा है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में है, अटलांटिक महासागर के पूर्व में है, यहां कोहरे का निर्माण होगा। आप सोचो, ये पेरू की ठंडी जलधारा, ये प्रशांत महासागर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये महासागर का पूर्वी भाग है। पूरी बात ध्यान दो, ठंडी जलधारा या महाद्वीप का पश्चिमी भाग। तो पेरू की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में। हमेशा तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा और महासागर के पूर्वी भाग में ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है। और जहां जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां कोहरे का क्या होगा? निर्माण होगा। नंबर 1। दूसरी चीज, जहां गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है वहां भी कोहरे का क्या होता है? निर्माण होता है। ये है फॉग। अब हम बात करें फॉग के साथ एक शब्द है वृष्टि। ये जितने भी जलधारा है समुद्र की, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसको हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। अब देखो, वृष्टि की बात करें हम लोग। वृष्टि की जब बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो, वृष्टि का मतलब क्या होता है? जलवाष्प का हिमकण या जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरना, उसे कहते हैं वृष्टि। हमेशा हमने क्या कहा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जल सीकर है, हजारों की संख्या में जल सीकर मिलकर के एक बूंद का निर्माण करते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये सब क्या होंगे? जैसे मैंने कहा, ये जल सीकर है। ये जल सीकर है।
ये सब मिल जाएंगे, आपस मिल जाएंगे तो जल की एक बूंद बनेगी। इसका मतलब है, इसको कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं इसे। और जल शिखर जो मिल करके जल के एक बूंद का निर्माण करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर के क्या बनाएगा? जल की एक बूंद का निर्माण करेगा। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, हमेशा ध्यान दो, ये ड्रॉपल, जब वृष्टि की बात करते हैं तो वृष्टि के कई रूप होते हैं। पहली चीज स्नोफॉल। स्नोफॉल की बात करें, इसे कहते हैं हिमपात। स्लेट, सहिम वृष्टि कहते हैं इसे। हेल फॉल, ओला वृष्टि कहते हैं इसे। अंत में देखा जाए रेनफॉल, वर्षा वृष्टि, जल वृष्टि कहते हैं इसको। एक तो स्नोफॉल, सहिम वृष्टि, ओला वृष्टि और जल वृष्टि की बात करें, ये वृष्टि के बहुत सारे रूप हैं। स्नोफॉल होता कैसे है? किस रूप में स्नोफॉल होता है? ध्यान से सुनो इस बात को। स्नोफॉल होता कैसे है? मान लिया जाए ये कोई स्थलीय भाग है, वायु की एक लेयर है, ये लेयर है, वायु की एक लेयर है। यहां तापमान -10, यहां तापमान -8, यहां तापमान -5, ये तापमान है माइनस में। जब जलवाष्प युक्त हवाएं प्रवेश करती हैं, ये जलवाष्प युक्त हवाएं प्रवेश कर रही हैं, जब यहां प्रवेश करती हैं, हवाएं जब प्रवेश करती हैं, इसको इस तरह समझो आप कि जलवाष्प युक्त हवा यूं प्रवेश कर रही है। जब यूं प्रवेश करेगी तो जलवाष्प युक्त हवा की बात करें, यह प्रवेश करेगी। जब ये प्रवेश करती है तो यहां का ताप तो माइनस में है, तो ये जो इन हवा में जो जलवाष्प है, जल की बूंदों में कन्वर्ट होने से पहले हिम कणों में कन्वर्ट हो जाए। आप सोचो, हिम कणों में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो बड़े पैमाने पर क्या होगा? स्नोफॉल होगा। जैसे इसे ध्यान से समझो इस बात को, ये इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है। वाटर ड्रॉपलेट्स का जब संघनन माइनस में होता है, शून्य से कंप होता है, तो सीधे हिम कणों में कन्वर्ट हो जाती है, जिन्हें स्नोफ्लेक्स कहा जाता है। इसे जैसे मैंने ये कहा, हमेशा वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें, जल शिखर, वाटर ड्रॉपलेट्स। जल शिखर का संघनन शून्य से नीचे, मतलब -1, तापमान पर होता है, तो हिम कणों जिसे हिम तूल कहते हैं, स्नो फ्लेक्स कहते हैं, हिम तूल का नीचे गिरना ही स्नोफॉल है। हमेशा ध्यान दो इस बात को,
ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, जल सीकर है, जब इसका संघनन शून्य से नीचे अर्थात -1, -2, -5, -10 तापमान पर होता है तो हिम कणों का निर्माण होता है, जिसे हिम तूल कहते हैं। स्नो, जिसे आप कह सकते हो हिम सीकर। ये सोचो जरा, इसको स्नो फ्लेक्स कहा जाता है। स्नो फ्लेक्स हिम तूल कहते हैं। हिम तूल जब स्नो फ्लेक्स नीचे गिरता है तो इसे कहा जाता है स्नोफॉल। जैसे मैंने क्या कहा, आपने कभी पश्चिमी विक्षोभ की बात देखा होगा आपने। जैसे हम इस तरह ले सकते हैं कि ये भारत है, सोचो ये आपका हिमालय का बेल्ट है। हिमालय ऑलरेडी यहां तापमान -10 है। जब पश्चिमी विक्षोभ मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है। जब ये हिमालय के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसमें जलवाष्प है। जब प्रवेश करते हैं यहां तापमान माइनस में है। माइनस में तो होता क्या है, इसका जो वाटर ड्रॉपलेट्स है स्नो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जल सीकर हिम सीकर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसे कहते हैं, हिम तूल कहते हैं, स्नो फ्लेक्स कहते हैं। आप सोचो तो होता क्या है, यहां सीधे स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। स्नोफॉल हिमपात होता है क्योंकि तापमान माइनस में होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका मतलब है कि स्नोफॉल के लिए जरूरी ये है कि जब जलवाष्प का संघनन माइनस में हो, और जब जलवाष्प का संघनन माइनस में होगा तो स्नो फ्लेक्स बनेंगे, और ये स्नो फ्लेक्स जब नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल। फिर मैंने कहा स्लीट। स्लीट क्या होता है, हम स्लीट कहते किसे हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। स्लीट की जब बात की जाए, जब हम स्लिट की बात करते हैं तो स्लिट की स्थिति यह होती है, मान लिया जाए ये कोई लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। दो कंडीशन होगा। मान लिया जाए यहां तापमान +5 है, यहां तापमान -1 है, यहां तापमान +2 है। ये जलवाष्प युक्त हवाएं प्रवेश करेंगी। जलवाष्प हवाएं प्रवेश करेंगी। जब ये प्रवेश करती हैं जलवाष्प, ये विशेषकर स्लीट है, सहिम वृष्टि, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, फिर भी देख लो आप, सहिम वृष्टि है। ये जब जलवाष्प युक्त हवा जब यहां प्रवेश करेगी तो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जल की बूंदें नीचे गिरेंगी। नीचे गिरेंगी तो यहां का तापमान कितना है, -1 में। तुरंत यहां आने के बाद ये जम जाएंगी, ये जम जाएंगी। अब देखो ये जमती चली गई, और जब ये नीचे आएंगी तो पिघलनी शुरू हो जाएंगी। हमेशा पिघलनी शुरू हो जाएंगी। पूरी बात ध्यान दो। होता क्या है, ये जलवाष्प युक्त हवा है, यहां तापमान +5, यहां तापमान -1, यहां तापमान +2 है।
जब ये हवाएं इस एयर में प्रवेश करती है, इस लेयर में, तो इनके अंदर जो जलवाष्प है वह जल की बूंदों में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आज जब नीचे गिरेगा तो यहां का तापमान माइनस में है, वो सीधे जम जाएगा। अब फिर जब नीचे गिरेगा तो यहां का तापमान प्लस में है, पिघलना शुरू कर देगा। तो हमेशा एक कहावत ये, जल की बूंदों का जमना या पिघले हुए रूप में नीचे गिरना है। जल की बूंदों का जमना या नीचे गिरना है, सही वृष्टि कहलाता है। तो ये जो स्लीट है इस रूप में होता है। हेलफॉल क्या होता है, हेलफॉल, अब देखो आप, ओलावृष्टि कहते किसे हैं? ओलावृष्टि की बात करें, ओलावृष्टि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बर्फ के कण गिरते हैं, कई बार उनका वजन बहुत बड़ा होता है, 1-1 किलो के बराबर वजन होता है। हेलफॉल, ओलावृष्टि कहते किसे हैं? ध्यान सुने इस बात को। ये देखो आप, ये आपकी पृथ्वी है। हमेशा ये कोई लेयर है, वायु का एक लेयर है। पूरी बात ध्यान दो। यहां तापमान +15, यहां तापमान +10 है, यहां तापमान मान लिया जाए +2 है, और यहां तापमान मान लो -1 है। तो होता क्या है, जब जलवाष्प युक्त हवा जब नीचे गिरती है, अब इसमें प्रवेश कर गई। हमेशा जलवाष्प युक्त हवा जब जब इसमें प्रवेश करती है तो जल की बूंदों में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जब जल की बूंदों में जब कन्वर्ट होती है, ये जब कन्वर्ट होती है जल की बूंदों में, तो होता क्या है, ये जल का बूंद नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरना शुरू कर दिया, लेकिन वर्टिकल विंड्स बह रही है। वर्टिकल विंड्स का मतलब है ऊर्ध्वाधर हवाएं। ये क्या करेंगी, इस जल को ये सीधे, यहां तापमान -2 है, ये सीधे क्या करेंगी, इसको उछाल देगी इधर। पूरी बात ध्यान दो। ये जलवाष्प युक्त हवा इस लेयर में प्रवेश कर गई, यहां का तापमान +2 में है। इन हवाओं में जो जलवाष्प है वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे गिरेगा। लेकिन जो वर्टिकल विंड्स है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हवाएं हैं, इन्हें ऊपर उछाल देती हैं। जब ऊपर उछालती है तो ये जल ऊपर तो गया, लेकिन यहां तापमान माइनस में है, -2 है, तो ये क्या होता है, जम जाता है। जम कर फिर ये नीचे गिरेगा, फिर यहां गिरेगा। आप सोचो, ये गिरेगा, जब यहां गिरेगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, जल की एक लेयर जमा हो जाएगी, जल की एक लेयर जमा हो जाएगी। फिर हवा वर्टिकल विंड्स क्या करेगी, ऊर्ध्वाधर हवाएं पुनः से पुश करेंगी ऊपर की तरफ। जब पुश करेंगी तो पुनः जाकर के बड़ा सा आकार ले लेगा और जम जाएगा। फिर नीचे गिरेगा, जो नीचे गिरेगा इसके चारों तरफ जल की एक लेयर पुनः जमा हो जाएगी। फिर वर्टिकल विंड्स इन्हें पूरा ऊपर उछाल देगी, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हवाएं उनके वजन को ढोने में समर्थ हैं। जब इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हवाएं इसे ढोने में असमर्थ हो जाएगी। आज हवा इन्हें ढोने में असमर्थ हो जाएगी तो ये हवाएं सीधे क्या होंगी, अब ये बड़े बड़े बर्फ के गोले नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। हमेशा ध्यान दो, इसे ही कहते हैं ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि में होता क्या है, ऊर्ध्वाधर हवाएं जल की बूंदों को ऊपर उछाल देती हैं। ओलावृष्टि में क्या होता है,
ऊर्ध्वाधर हवाएं जल की बूंद को उछाल देती हैं, ऊपर जाकर यह जम जाता है, पुनः नीचे गिरता है। हमेशा ध्यान दो, इस मैप में देखो कैसे ओलावृष्टि हो रही है। ओला वृष्टि की हम बात करें, हमेशा तो ओलावृष्टि के लिए ये जो वर्टिकल विंड्स हैं, ऊर्ध्वाधर हवाएं हैं, ये हवाएं चल रही हैं, ऊर्ध्वाधर हवाएं। इसे कहते हैं वर्टिकल विंड्स कहते हैं इसे। ये जो वर्टिकल विंड्स हैं, ये लगातार क्या होती हैं? ऊपर जाती हैं। ये एक बात हमेशा याद रखना, ये आपका है वर्टिकल विंड्स की बात करें। अब सोचो जरा, ध्यान से सुनो इस बात को। ये तो हो गया आपका ओलावृष्टि या वर्टिकल विंड्स की बात करें हम लोग। अंत में बात करें रेनफॉल। रेनफॉल होता क्या है? जल वृष्टि की हम बात करें, रेनफॉल। हम जल वृष्टि की बात करें, रेन फॉल की बात करें हम लोग, तो ध्यान से सुनो इस बात को। रेनफॉल, जब जल की बूंदें नीचे गिरती हैं तो इसे कहा जाता है रेनफॉल। ये जो रेनफॉल है, इसके 3 रूप हैं। संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल विंड्स की बात करें, रेन। पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक कहते हैं इसे। रेन कहते हैं इसे। अंत में चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेन कहते हैं इसे। ये जो जल वृष्टि है, इसके लिए जरूरी क्या है? जल वृष्टि में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन एक बड़ी भूमिका निभाता है। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की भूमिका होती है। और दूसरी बात यह कहा जाए, जलवाष्प युक्त हवाओं का ऊपर उठना जरूरी है। ऊपर उठना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ऊपर नहीं उठेगा, जलवाष्प युक्त हवाओं का ऊपर उठना आवश्यक है रेनफॉल के लिए। हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो फैल जाती हैं। कल के क्लास को याद रखो, जब फैल जाती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाता है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में तापमान गिर जाता है, और जो तापमान गिरा, जलवाष्प का संघनन शुरू हो जाएगा, और संघनन से जो गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट प्राप्त होगी, वह हवाओं को पुश करती है। हवाएं तेजी से ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। हम इसमें सबसे पहले बात करें सामान्य हवा।
अब एक चीज सोचो, सामान्य हवा कैसे चलती है? यदि बात करें हम लोग सामान्य वर्षा की, तो ध्यान देना इस बात को। सामान्य हवा की हम बात करें, देखो आप, कन्वेक्शनल विंड्स की बात करें हम लोग, देखो आप, कन्वेक्शनल विंड्स की हम बात करें, ये विंड्स काम कैसे करती है? ध्यान से सुनो इस बात को। होता क्या है, ये कोई स्थलीय भाग है, हमेशा ध्यान दो। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तापमान जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हवाएं तेजी से क्या होगी? गर्म होकर ऊपर उठेंगी। अब सोचो आप, ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। सोचो, ये हवा जब ऊपर उठती है ना, ये हवाएं तो ऊपर जाके हवाएं फैल जाती हैं, ये फैल गई, अब ये बादल बन गया। ये बादल बन गया, सोचो क्लाउड बन गया, ये आपका क्लाउड है, ये हवा है, सामान्य हवा। पूरी बात ध्यान दो। जब बादल बनता है, अब इनका संघनन शुरू होगा। जब संघनन शुरू होगा, तो ये वर्षा, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये सामान्य वर्षा होती कैसे है? जब तापमान बढ़ जाता है, तापमान, ध्यान दो, जब तापमान बढ़ जाता है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जब गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाके फैल जाती हैं। जब फैल जाएंगे तो इनका आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाता है तो फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल में तापमान गिर जाता है, और जब तापमान गिरेगा तो जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह हम कह सकते हैं, हमेशा ध्यान दो कि सामान्य हवा में कि हवा के ऊपर उठने से, एक मिनट रुक जाओ, देखो तापमान में वृद्धि से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर जाकर फैल जाती है। अच्छा, ऊपर जाके क्यों फैलती है? कल मैं पढ़ा चुका हूं कि ऊपर वायुमंडलीय दाब क्या है? कम होता है। ऊपर जाकर फैल जाती हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में तापमान में गिरावट आ जाती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में तापमान में गिरावट आ जाती है। परिणामतः जलवाष्प का संघनन प्रारंभ, और जब जलवाष्प का संघनन प्रारंभ हो जाता है तो वर्षा शुरू हो जाती है। पूरी बात ध्यान दो। जब यहां तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगे तो ऊपर जाकर बादल का निर्माण कर देती हैं, फैल जाते हैं। जब फैलती हैं तो इन हवाओं में जो जलवाष्प है, सोचो प्रति इकाई क्षेत्रफल में तापमान गिर जाएगा। जब तापमान गिरता है तो जलवाष्प का संघनन शुरू हो जाता है
वर्षा शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं समनी वर्षा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सामान्यतः जो समनी वर्षा होती है इक्वेटर के पास होती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती है, लंबवत पड़ती हैं, और जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहां तापमान ज्यादा होगा। जहां तापमान ज्यादा होगा, सोचो आप, वहां क्या होगा? हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, वहां समनी वर्षा होगी। आपने कभी देखा होगा दिल्ली में बिना मानसून के अचानक घनघोर बारिश हो जाती है। रीजन क्या होता है? देखो उसके पीछे रीजन क्या है कि अचानक क्या हुआ कि दिल्ली का ताप बढ़ गया। पूरी बात ध्यान दो, दिल्ली का ताप अचानक क्या हो गया? बढ़ गया। और जब दिल्ली का ताप बढ़ता है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। रीजन क्या है कि दिल्ली में औद्योगिकरण ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, यहां गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब गर्मी दिल्ली में बढ़ जाती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। जब हवा गर्म होकर जो ऊपर उठती है तो दिल्ली के आसपास एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। चारों तरफ जो एनसीआर है आपका, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का जो बेल्ट है, वहां भी उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, तो वहां हाई प्रेशर, दिल्ली में लो प्रेशर। हवाएं चारों तरफ से दौड़ेंगी दिल्ली की तरफ। जब हवाएं चारों तरफ से दिल्ली की ओर दौड़ती हैं तो टकरा जाती हैं, टकराती है तो घूम जाती हैं। वो जब घूमती हैं तो दिल्ली के पास एक साइक्लोन बन जाता है, वो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। अब उन हवाओं में जो जलवाष्प है वो संघनित होने लगता है और अचानक बहुत तेजी के साथ घनघोर बारिश हो जाती है। पूरी बात ध्यान से समझो इस बात को। आपने कभी सोचा होगा कि मई के महीने में दिल्ली में अचानक घनघोर बारिश, जब कभी मानसून तो आया ही नहीं। रीजन क्या उसके साथ कि जब दिल्ली का ताप, देखो दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, औद्योगिकरण भी ज्यादा हुआ है, पोल्यूशन भी ज्यादा है दिल्ली में। तो जब यह ताप बढ़ता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दिल्ली में, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठेंगी तो दिल्ली के ऊपर जो हवाएं हैं, दिल्ली में एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, वायु का घनत्व तो कम हो, क्योंकि गर्म हुआ तो ऊपर चलेगी। जो वायु का घनत्व तो कम होगा तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। और जब दिल्ली में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो चारों तरफ से हवाएं दिल्ली की ओर दौड़ती हैं। जब हवाएं दिल्ली की ओर दौड़ेगी तो हवाएं टकरा जाती हैं दिल्ली में। जब टकराती हैं तो ध्यान दो, जब हवाएं कभी टकराती हैं तो क्या होता है? हवाएं घूम जाती हैं। जब हवाएं घूम जाती हैं तो हमेशा ध्यान दो, इन हवाओं में जलवाष्प है, ये हवा ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद ऊपर ताप गिर जाता है, तो हवाओं में जो जलवाष्प है बहुत तेजी से संघनित होता है और घनघोर बारिश हो जाती है दिल्ली में, जिसको प्री मानसून वर्षा कहते हैं। हमने कई बार अपने गांव में देखा होगा कि जब मई के महीने में बवंडर चलता है, छोटे छोटे बहुत तेजी से चलेगा, अचानक कुछ देर में समाप्त हो जाएगा वो, जिसको गांव में लोग कहते हैं भूत। गांव में देखा होगा कि आप चलोगे, बहुत तेजी से हवा घूमेगी तेजी के साथ, आप कुछ दूरी के बाद जाकर समाप्त हो जाती है वो हमेशा, जिसको हम गांव में कहते हैं भूत, बवंडर, जो कुछ भी कह लो। उसके पीछे रीजन क्या है? अचानक क्या हुआ, इसको इस तरह समझो आप। इसको इस तरह समझो आप। देखो होता क्या है, यह स्थलीय भाग है, यह सूर्य है। अचानक क्या होगा कि यहां जलवाष्प ज्यादा है, यहां जलवाष्प ज्यादा है। अब ध्यान सुनो, सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ रही हैं। जब सीधी पड़ेगी तो हवा गर्म होगी, जब गर्म होगी तो हवा ऊपर उठेगी, क्योंकि गर्म होकर हल्की हो जाएगी। जब हवा ऊपर उठेगी तो इस एरिया में क्या होगा, एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, वायु का घनत्व तो कम हो जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो इधर से हवा दौड़ेगी, इधर से हवा ये दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां जलवाष्प है, सन रे जो आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, बहुत कम ताप नीचे तक आ पा रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर लो है, तो हवाएं क्या होगी,
तेजी से दौड़ेगी इधर। जब हवाएं तेजी से इधर दौड़ती हैं तो हवाएं यूं दौड़ती हैं, जब दौड़ती तो टकरा जाएंगी, और जब टकरा जाएंगी तो घूम जाती हैं। ये आप सोचो, ये जब घूम जाती हैं तो घूम जाती हैं और बहुत स्पीड में टकराती हैं, तो ये तुरंत आगे जाएंगी और तब तक आगे जाएंगी, और जब ये दोनों हवाएं आपस में मर्ज हो जाती हैं तो यहां जो लो प्रेशर का बेल्ट है वो खत्म हो जाता है। हमेशा जान दो, जो लो प्रेशर का बेल्ट जो खत्म हुआ तो गांव में जो बवंडर उठता है वो 50 मीटर 100 मीटर जाने पर समाप्त हो जाता है। समाप्त होता क्यों है कि जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं, दोनों हवाएं दौड़ती हैं तो टकरा जाएंगी, टकराएंगी तो घूम जाती हैं ये, और ये तब तक रहेंगी जब तक दोनों हवाएं आपस में मर्ज ना हो जाएं। 2 4 10 15 20 सेकेंड बाद ये हवाएं आपस में मर्ज हो जाती हैं। मर्ज हो जाती हैं तो लो प्रेशर का बेल्ट खत्म हो जाता है। ये एक कार्यक्रम हर जगह जहां तापमान ज्यादा होगा, और देखा होगा ये अक्सर बनता रहता है, एक यहां बना, एक वहां बना, कल वहां बना, इस तरह के बनता रहता है। इसी तरह दिल्ली में होता है, हमेशा ध्यान दो। तो सामान्य वर्षा ये कई बार एक साथ, ये है आपकी सामान्य वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या है? हम पर्वतीय वर्षा की बात करें तो ध्यान से सुनो इस बात को। ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा का मतलब यह है पर्वत के सहारे जलवाष्प युक्त हवा का ऊपर उठना। जलवाष्प युक्त हवा का ऊपर उठना एवं संघनित होना, इसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये पर्वत है, ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये फैल जाएंगी, ये फैल जाती हैं और बादल का निर्माण हो जाता है। और ये जब बादल होगा तो ये जल की बूंदें क्या होंगी, नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। ये वर्षा, ये है आपकी पर्वतीय वर्षा। पूरी बात ध्यान दो, पर्वतों के सारे जलवाष्प एक हवा ऊपर उड़ जाए। पूरी बात ध्यान दो, ये जो पर्वतों के सारे जलवाष्प एक हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाने पर तापमान गिर जा रहा है। एक तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो हवा फैल जाएगी। जब फैलेगी तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में ताप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हरी बात है। जब ताप गिरेगा तो जलवाष्प धीरे धीरे संघनित होने लगता है और वर्षा शुरू हो जाती है। जैसे मैंने क्या कहा, यह पर्वत है, जलवाष्प एक हवा ऊपर उठ रही है। पूरी बात ध्यान देना, यह ताप, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, यह हवा ऊपर उठ रही है। हरी बात है। ऊपर जाएगा तो ताप कम हो जाएगा क्योंकि हवा फैल जाएगी। ताप कम होने से जलवाष्प के संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सोचो जरा, ध्यान से सुनो इस बात को। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो पर्वतीय वर्षा होती है ये कैसे किस रूप में होगी, पूरी बात ध्यान देना। ये मान लिया जाए पर्वत है, पर्वत है जिसकी ऊंचाई कम है। होता क्या है, पर्वत की ऊंचाई कम, ये हवाएं ऊपर उठेगी। जब ये जलवाष्प युक्त हवाएं जब ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं, सोचो जरा,
अभी ये संग्रहित नहीं होगी, ये हवाएं आगे की ओर उछाल दी जाती हैं। जब आगे की ओर उछाल दी जाती हैं, अब देखो ये हवाएं ऊपर, चूंकि पर्वत की ऊंचाई बहुत कम है, ये जलवाष्प युक्त हवा आगे की ओर उठ जाएगी। क्योंकि वर्षा तो तभी होगी जब ताप इतना गिर जाए कि जलवाष्प संघनित हो जाए। हमेशा आप सोचो, आप तो जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं, अभी ऊपर भी ताप कम है पर पर्वत ऊंचाई कम है, तो ये हवाएं काफी आगे बढ़ जाती हैं। जब काफी आगे बढ़ जाएगी, अब यहां जाने के बाद उनका ताप गिर जाएगा और संघनन यहां होगा। जब संघनन यहां होगा तो स्वाभाविक है यहां बादल का निर्माण होगा। अब यहां बादल के जब यहां निर्माण होगा तो यहां क्या होगी, घनघोर बारिश होगी। आप सोचो, पर्वत की ऊंचाई कम है तो स्वाभाविक है यहां घनघोर बारिश, वर्षा, स्वाभाविक है यहां पे क्या होगा, जैव विविधता ज्यादा, सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा। पूरी बात ध्यान दो, ये जो एरिया है, ये एरिया पर्वत का ये भाग देखो, सिंपल चीजें हम बात करें, हवा इधर से चढ़ रही है तो इस भाग को कहते हैं पवन अभिमुख। इसको कहते हैं पवन विमुख क्षेत्र। मतलब पर्वत पवन के ठीक सामने है पवन अभिमुख, मतलब पवन मतलब हवा के सामने। ये क्या है, पवन के विपरीत दिशा में। पूरी बात ध्यान से सुनो इस बात को। पूरी बात ध्यान दो, ये पवन अभिमुख है, हवाएं यहां टकराती हैं। इसका जो दूसरा भाग है पवन विमुख क्षेत्र है, ये विपरीत दिशा में है। जब पर्वत की ऊंचाई बहुत कम होगी तो ये हवाएं ऊपर की ओर चढ़ जाएंगी, पर अभी संघनित नहीं होगी, क्योंकि संघनन के लिए ताप का गिरना जरूरी है। तो ये हवाएं ऊपर उठती चली जाएंगी और काफी आगे निकल जाएंगी। अब यहां जाके बादल बनेगा, यहां घनघोर बारिश होगी, और जहां घनघोर बारिश होगी वहां जैव विविधता ज्यादा होगी, वहां सापेक्षिक आर्द्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक चीज सोचो जरा, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट पवन अभिमुख क्षेत्र में वर्षा कम, कम, लेकिन हमेशा दूसरे छोर पर पवन विमुख क्षेत्र में पर्वत से दूर वर्षा ज्यादा होगी। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, यह स्थिति ज्यादा होगी, पर शर्त क्या है, पर्वत की ऊंचाई कम हो। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दे इस बात को, मान लिया जाए पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, पर्वत की ऊंचाई ज्यादा, ज्यादा, तो ये हवाएं ऊपर की ओर उठेगी। जब ऊपर की ओर उठेगी ये हवाएं तो ऊपर जाके संघनित हो जाएंगी। जब संघनित होगी, देखो तो यहां वर्षा शुरू हो जाएगी, वर्षा शुरू हो जाएगी, मतलब जल की बूंदें, जल की बूंदें गिरनी शुरू हो जाएंगी, ये वर्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान दो, ये हवाएं क्या करेंगी, पर्वत को क्रॉस कर जाएंगी और नीचे उतरेंगी। अब देखो, ये जो क्षेत्र है पवन
विमुख क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है पवन अब छूत्रों, यहां वर्षा ज्यादा, यहां वर्षा कम, क्योंकि हवाओं में जलवाष्प कम हो जाता है। परिणामतः घास के मैदान पाए जाएंगे। और जैव विविधता कम होगी। पूरी बात ध्यान दे इस बात को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। पर्वत को चाहे थोड़ी सी ज्यादा है तो हवाएं जब आगे बढ़ेंगी तो यहां तो वर्षा करेंगी, पवन अभिमुख से वर्षा ज्यादा होगी। लेकिन वर्षा ज्यादा होगी तो यहां जैव विविधता ज्यादा, यहां सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी। लेकिन जब यह हमारे पर्वतों को क्रॉस करेगी तो नीचे उतरेंगी, नीचे उतरेंगी तो यहां वर्षा कम होगी, क्योंकि नीचे उतरने पर ऑलरेडी ताप क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है हमेशा यहां, क्योंकि हवाओं में जलवाष्प कम हो जाता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है, नीचे तापमान में वृद्धि। तो हमेशा ध्यान दो, ये जब नीचे उतरेगी तो ऑलरेडी तापमान क्या है, ज्यादा है। पूरी बात ध्यान देनी इस बात को। देखो आप, सबसे बड़ी चीज देखो आप, पर्वत को ऊंचाई ज्यादा, पवन अभिमुख क्षेत्र, यहां वर्षा ज्यादा होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी, यह सापेक्षिक आर्द्रता भी ज्यादा होगी। लेकिन जब यह हवाएं पर्वतों को क्रॉस करेगी और नीचे उतरेंगी, जब नीचे उतरेंगी तो यह पवन विमुख क्षेत्र है, ऑलरेडी यहां तापमान ज्यादा होगा, नीचे उतरने पर तापमान ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्लियर। दूसरी बात, नीचे उतरने पर इन हवाओं के जो जलवाष्प है यहां संग्रहित हो चुका है, अब इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम बची है। परिणामतः यहां घास के मैदान पाए जाएंगे और जैव विविधता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वर्षा क्या होती। इस एरिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया कहते हैं। हम इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया कहते हैं इसे। इसका मतलब ये, पर्वत के दूसरी तरफ यहां तो वर्षा ज्यादा होगी क्योंकि जलवाष्प ज्यादा है, पर जैसे जैसे पर्वतों को क्रॉस करेगी इन हवाओं में जलवाष्प कम हो जाएगी, जलवाष्प कम होगी तो वर्षा की मात्रा कम होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी तो जैव विविधता कम होगी, पेड़ों की सघनता कम होगी, घास का मैदान ज्यादा होंगे। वृष्टि छाया प्रदेश, पॉइंट क्लियर। अब ध्यान से सुनो इस बात को, देखो आप, ये तो वृष्टि छाया प्रदेश। हमेशा ध्यान दो, यदि यहां पे वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर तो यहां वर्षा होगी 50 सेंटीमीटर। भारत में अनेक रेन शैडो एरिया है जिसकी बात करेंगे हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, असम का गुवाहाटी वो रेन शैडो एरिया है, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वो रेन शैडो एरिया है। अब सोचो आप, मान लिया जाए, ये तो बात समझ में आ गई होगी, मान लिया जाए पूरी बात, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मान लिया जाए कि
पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, पर्वत की ऊंचाई अत्यधिक, तो ये हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, ये हवाएं ऊपर उठेंगी। जैसे जैसे ऊपर उठेंगी हवाएं वर्षा करती चली जाएंगी। हमेशा मान लिया जाए ये एरिया है, यहां वर्षा ज्यादा होगी। अब ये हवाएं जब ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो इस बेल्ट में आके क्या होगा, वर्षा कम, वर्षा कम होगी। देखो आप, मैंने क्या कहा, यहां वर्षा कम होगी क्योंकि जलवाष्प अत्यंत कम। तो जब एक सीमा के बाद हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो हवा में जलवाष्प है, उससे वर्षा होगी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो हवाओं में जलवाष्प लगभग 9 के बराबर, तो वर्षा की मात्रा अचानक क्या होगी, कम हो जाएगी। ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होगी, कम होगी। तो हमेशा ध्यान दो, जैसे मैंने ये कहा था, मान लिया जाए यहां वर्षा हो रही है 100 सेंटीमीटर, तो यहां वर्षा होगी 50 सेंटीमीटर, यहां वर्षा होगी 25 सेंटीमीटर, ये स्थिति होगी। हम इसे कहते हैं, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल फॉल क्यों कहते हैं? ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा गिरने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाएंगी वर्षा करती चली जाएंगी। वर्षा करेंगी तो वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी, जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो मान लिया जाए यहां वर्षा हो रही 100 सेंटीमीटर, तो यहां वर्षा होगी 50 सेंटीमीटर, यहां वर्षा होगी 25 सेंटीमीटर। तो एक सीमा के बाद ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा गिर रही है। ये जो वर्षा की मात्रा गिरती है इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आप सो, लेकिन इधर जो बेल्ट है यहां पवन विमुख क्षेत्र, यह रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया, यहां होता क्या है, हमेशा ये जो पवन विमुख क्षेत्र है, इसको अभी मत लिखो, रुक जाओ। जो पवन विमुख क्षेत्र है यहां हवाएं पर्वत को पार करके नीचे नहीं आ पाती। परिणामतः पवन विमुख क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, जिससे यहां रेगिस्तान पाया जाता है। हमेशा ध्यान दो पूरी बात, यह हवाओं में जलवाष्प है ही नहीं, इस पर्वत को पार ही नहीं कर पाते, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसे पार नहीं कर पाती तो इस बेल्ट में वर्षा नहीं होगी पवन विमुख क्षेत्र में, जैसे यहां रेगिस्तान पाया जाता है। तो इसका मतलब ये कि पवन विमुख क्षेत्र में डेजर्ट तभी पाया जाएगा जब पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो। तो 3 स्टेज है, पर्वत की ऊंचाई कम हो, हमेशा पर्वत की ऊंचाई मध्यम हो, पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, हमेशा एक तो समझ में आ गया इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल क्या होता है। अब देखो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, ये चीज समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देखो आप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप।
ये आपका एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ये पर्वत आपका एंडीज है, एंडीज पर्वत। अब सोचो पछुआ हवाएं क्या होती हैं? पछुआ हवाएं यहां टकराती हैं, हवा यहां टकराती है, लेकिन यहां पर्वत की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसे पार नहीं कर पाती। ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, पेंटागोनिया का हम मरुस्थल की बात करें, पूरी बात ध्यान दो। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये एंडीज पर्वत है, ये पछुआ हवाएं हैं। जब एंडीज से टकराती हैं तो एंडीज को पार नहीं कर पाती, क्योंकि एंडीज की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आप तो ये पछुआ हवाएं एंडीज के पश्चिम में तो वर्षा करती हैं, पर एंडीज के पूर्व में वर्षा नहीं कर पाती। तो एंडीज के पूर्व में क्या होता है? रेन शैडो एरिया बनता है, और चूंकि ये हवाएं एंडीज को पार नहीं कर पाती, इससे यहां वर्षा होती ही नहीं। क्योंकि यहां वर्षा नहीं होती, इसलिए पेंटागोनिया का मरुस्थल है ये डेजर्ट। सोचो ये डेजर्ट क्यों बना? क्योंकि डेजर्ट रेन शैडो एरिया में है, वृष्टि छाया प्रदेश में है। सोचो यदि एंडीज की ऊंचाई कम होती तो शायद यहां डेजर्ट नहीं बनता। यहां डेजर्ट क्यों बना? सोचो कि यहां डेजर्ट क्यों बना? क्योंकि ये जो पछुआ हवाएं हैं ये एंडीज को पार नहीं कर पाती, तो ये रेन शैडो एरिया है। ये एग्जाम्पल है। इसका अर्थ ये कि पर्वतों की ऊंचाई डिपेंड करती है कि रेन शैडो एरिया में डेजर्ट होगा, या घने वन होंगे, या घास का मैदान होंगे, या जैव विविधता कितनी होगी। पर्वतों की ऊंचाई निर्धारित करती है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।